दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अमेठी लोकसभा सीट है, आज के समय में उसकी चर्चा भारतीय राजनीति के गलियारों में काफ़ी हो रही है और उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ पर दांव चला, राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहाँ पर दांव चला और वहाँ पर वो खुद चुनाव नहीं लड़ करके बल्कि अपने एक मेंबर को कह लीजिए या अपने एक मैनेजर को कह लीजिए, उसको स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में चुनाव के मैदान में ला करके खड़ा कर दिया और एक तरीके से ये बीजेपी के लोगों को बता दिया कि अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी को हराने के लिए या स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए हमारा जो मैनेजर है या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो पीए है राहुल गांधी के, वही काफ़ी हैं। अब तक किशोरीलाल शर्मा उत्तर प्रदेश में जो अमेठी और रायबरेली की सीट है वहाँ पर अब तक वो चुनाव लड़वा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ पर ग्राउंड पर काम कर रहे थे चुनाव के दौरान, लेकिन अब खुद उनको चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है और इस दांव के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने बीजेपी से एक बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया है। अमेठी सीट को लेकर के जिस तरीके से एक बीजेपी मुद्दा बनाती थी कि राहुल वर्सेस स्मृति, उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दिया राहुल गांधी ने और बीजेपी के अंदर इस चीज़ को लेकर के बड़ी हताशा हुई, बड़ी निराशा हुई। और अब जो स्थिति है अमेठी लोकसभा सीट को लेकर के, अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वहाँ से स्मृति ईरानी की जो प्रतिष्ठा है, जो इज्जत है, वो दांव पर लगी है, लेकिन उसके साथ साथ मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा भी, इज्जत भी वहाँ पर दांव पर लग चुकी है। इसके पीछे कुछ ठोस कारण है और उन ठोस कारणों को लेकर के आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और फिर ये समझ पाएंगे कि वहाँ पर अगर स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती है तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय राजनीति के अंदर आज जिस तरीके से लोग वोट करते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि काम करते हैं। मतदाता उसको अपने दिमाग में रखता है और फिर वोट करता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दो चीज़ें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक जो होता है सबसे पहले कि डेवलपमेंट से संबंधित क्या वर्क किए गए हैं, विकास से संबंधित क्या काम किए गए हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जातीय समीकरण, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में जाति की भूमिका आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं कि राजनीति में जातिवाद ख़त्म हो गया है या जाति की भूमिका ख़त्म हो गई है। और ये जो जाति की भूमिका है, जातीय समीकरण है, इसकी झलक आपको वोटिंग में देखने को मिलती है और लोग इसके आधार पर भी वोट करते हैं। दो बड़े ये फैक्टर हैं। अमेठी को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स को लेकर के हम बात करेंगे मुख्य तौर पर। इसके बाद और कुछ चीज़ें जिसको कि इसमें समाहित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास से संबंधित काम को लेकर के और इसमें हम दोनों पक्षों को एक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। विकास से संबंधित कार्यों की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर अगर हम वर्तमान में अभी स्मृति ईरानी चूँकि वहाँ की एमपी हैं 2019 से लेकर के और अभी तक, तो अभी वहाँ की जो वास्तु स्थिति है वो बहुत ही बदहाल है, बहुत ही दयनीय है। और आपको सोशल मीडिया के ऊपर अभी चूँकि इलेक्शन होना है और काफ़ी ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि ग्राउंड पर जा कर के कवर कर रहे हैं, लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। आम जो जनता है ना, एकदम सामान्य जो रोज़ कमाने खाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से जा कर के पूछ रहे हैं और उस तरीके के कई सारे वीडियो क्लिप्स आपको ट्विटर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और उसमें से जो एक चीज़ निकल कर के सामने आती है निष्कर्ष के तौर पर, वो यही है कि लोग वहाँ पर खुश नहीं हैं। स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, उससे लोग खुश नहीं है क्योंकि उस पर वो खरा नहीं उतरी हैं। और कई सारे एग्जाम्पल आजकल तो खुला चर्चा में है। चीनी को लेकर के जैसे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि चीनी
13 रुपये किलो देने की वादा किया था स्मृति ईरानी ने कि जब मैं MP बन जाऊंगी तो आपको 13 रुपये kg चीनी दिलवाऊंगी, लेकिन ये नहीं हुआ। गैस सिलेंडर जो है LPG गैस सिलेंडर, उसको भी लेकर के लोग खुले तौर पर ये बोलते हैं कि स्मृति ईरानी बोलते हैं कि हम 300 रुपये में गैस सिलेंडर दिलवाएंगे, और आज के डेट में गैस सिलेंडर 1000 रुपये 1100 रुपये का मिल रहा है। वहाँ की जो सड़कें हैं, नाली है, गली है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसा किया नहीं है जिससे कि वहाँ के लोग संतुष्ट हो सके स्मृति ईरानी को लेकर के और इनको वापस से वोट दे सकें। मतलब क्या है कि विकास कार्य से संबंधित अगर हम पैमाने को देखते हैं तो यहाँ पर स्मृति ईरानी पूरे तरीके से पिछड़ती हुई नज़र आती हैं। हाँ, एक काम जरूर किया है स्मृति जी ने कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हवेली अपने लिए बना लिया है, एक बहुत बड़ा सा बंगला कोठी अपने लिए बनवा लिया है जहाँ पर वो रह रही हैं। ये स्मृति ईरानी का और बीजेपी का पक्ष है कि बीजेपी के शासनकाल में स्मृति ईरानी के सांसद रहते हुए वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि लोग इनको वापस वोट दे सके। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अमेठी को बहुत कुछ दिया है, और अगर हम सबसे शुरुआत से बात करें अगर तो 1967 में जब अमेठी लोकसभा सीट बना था उस वक्त में सबसे पहले संजय गांधी मतलब चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक क्रम ये चलता गया। संजय गांधी से लेकर के फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, और फिर 2004 के अंदर राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़े। अमेठी की जो पहचान है वो इस देश में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इस देश तक ही सीमित है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर अमेठी की एक पहचान दिलाई गई है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो गांधी नेहरू फैमिली है। इन्हीं के वजह से अमेठी की एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पहचान है और उसको लोग जानते हैं। और तमाम ये जो गांधी परिवार के जितने भी सदस्य हैं है ना, इन सभी वहाँ से रहे, सांसद रहे, इसीलिए उसको बोलते हैं कांग्रेस पार्टी का एक बहुत पारंपरिक सीट है। कांग्रेस पार्टी का एक कहिए कि वो बहुत ही पुराना सीट है, पारिवारिक सीट है। और संजय गांधी से लेकर के 2004 में राहुल गांधी MP बने, राहुल गांधी ने वहाँ से हैट्रिक लगाई। 2004, 2009, 2014 जो कि नरेंद्र मोदी का इतना ज़बरदस्त वेव था, उस समय भी 2014 में राहुल गांधी वहाँ पर बड़े ही प्रचंड वोटों से जीते थे। लेकिन 2019 के अंदर वो चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी जीत गई। लगभग 45-50 हज़ार वोटों से स्मृति ईरानी वहाँ पर जीती थी। शुरू से लेकर के है ना, राजीव गांधी से लेकर के या उसके भी पहले से अगर हम बात करें 80 के दशक से लेकर के और अभी तक, तो तमाम ऐसे काम जो है वहाँ पर किए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और हर सेक्टर में काम किए गए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एजुकेशन सेक्टर से लेकर के हर चीज़ में वहाँ पर काम किए गए। और मैं अगर कुछ उसमें से आपको गिनाना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर कई सारा एक तरीके से फैक्ट्रियाँ बनाई गई, बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को वहाँ पर बढ़ावा दिया गया, औद्योगिकीकरण, उद्योग बनाए गए। और जब फैक्ट्री बनेगी, उद्योग बनेंगे, तो जाहिर तौर पर वहाँ पर रोज़गार सृजन होगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा तो उससे आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक समृद्धि होगी, आपका जीवन स्तर जो उसमें सुधार होगा। HL, भेल है, वेस्पा है, सीमेंट कंपनी है, कई सारी ऐसी चीज़ें, सड़कें बनाई गई, नहरें बनाई गई। इसके अलावा शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान वहाँ पर बनाए गए, फर्टिलाइजर्स कंपनियाँ बनाई गई, पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान बनाए गए। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बनाई गई, और ये चीज़ वहाँ पर दिखता है, वहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। विकास जो होता है, विकास जो कार्य होता है वो एक सतत प्रक्रिया होता है, और उसमें एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर सेंटर और स्टेट में एक जैसी गवर्नमेंट है तो विकास लगातार चलता है, इच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, तो
जो विकास काम शुरू किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें एक तरीके से बीच में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई। 2014 में राहुल गांधी जीते, 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई, तो उस वक्त में जो अमेठी सीट है, जो अमेठी लोकसभा का क्षेत्र है, वहाँ पर विकास कार्यों को तवज्जो नहीं दिया गया, है ना। और उसका सीधा सा एक कारण है कि राजनीतिक कारण की वजह से, क्योंकि अगर अमेठी में विकास कार्य होता है तो उसका जो क्रेडिट है वो वहाँ के जो वर्तमान सांसद राहुल गांधी थे उनको जाता, न कि नरेंद्र मोदी को जाता, न कि केंद्र सरकार को जाता, है ना। तो इससे वहाँ के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई और इस चीज़ को वहाँ के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। इस पैमाने पर अगर आप देखें तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी आगे है, काफ़ी बढ़त बना चुकी है और स्मृति ईरानी वहाँ पर दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती हैं। एक सड़क तक इन्होंने वहाँ पर नहीं बनवाया, एक पुल तक इन्होंने वहाँ पर नहीं बनवाया है। मतलब कि ये स्थिति है वहाँ के लोगों के अंदर। दूसरी चीज़, अगर हम ये विकास से संबंधित काम हो गया, दूसरी चीज़ अगर हम देखें एक कास्ट इक्वेशन को या रिलीजन को, तो भारतीय राजनीति में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इसको आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। और जो अमेठी लोकसभा की सीट है, अगर उस पर आप उसका एक जातीय समीकरण देखें, समझने की कोशिश करें, तो वहाँ पर सबसे अधिक जो संख्या है जो वोटर्स की, उसमें दलित सबसे अधिक है। 26% के आसपास दलित हैं। इसके बाद ब्राह्मण है 18%, इसके बाद मुस्लिम्स हैं 20%, क्षत्रिय हैं 11%, यादव और मौर्य वगैरह मिला करके सब 16% है। अब इसका असर क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम्स जो वोटर्स है और जो दलित वोटर्स है वो बीजेपी को नहीं देने वाले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित वोट है, मुस्लिम वोट तो इंडिया अलायंस को जाएगा, जो दलित वोट है उस वोट में जैसे मायावती जी हैं, है ना। तो यहाँ पर दो फैक्टर है, एक मायावती जी और एक संविधान। जिस तरीके से संविधान इस चुनाव के अंदर मुद्दा बन गया और ये चीज़ खुल करके सामने आ गई कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान ख़त्म हो जाएगा। तो इससे देश के जो दलित हैं वो पूरी तरीके से डर गए हैं या गोलबंद हो गए हैं कि हमें अब बीजेपी को वोट नहीं देना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो बीएसपी है, मायावती जी की जो पार्टी है, उसको लेकर के लोगों के अंदर एक तरीके से नाराज़गी है, क्योंकि मायावती जी अभी खुले तौर पर कहिए कि वो एक तरीके से बीजेपी की बी टीम बन गई है और लोगों के दिमाग में ये बात अब बैठ चुका है कि मायावती जी को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को वोट देना। इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित वोट है, अमेठी लोकसभा सीट पर जो दलित वोट है, उसमें से काफ़ी जो लोग हैं, है ना, हो सकता है कि सभी लोग नहीं जाएं, बट उसका एक मेजर जो पोर्शन है वो इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि संविधान और मायावती जी का बीजेपी के बी टीम के रूप में जो छवि एक बन गई है, उसके वजह से दलित जो वोट है वो बड़ी संख्या में राहुल गांधी की तरफ जा रहे हैं और इंडिया अलायंस की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो दलित और मुस्लिम यानी कि 26% और 20% इनका वहाँ पर योगदान है। एक यहाँ पर क्षत्रिय को लेकर के ये बात करना बहुत ज़रूरी है। क्षत्रिय जो कहते हैं कि जो बीजेपी है वो सवर्णों की पार्टी है, उच्च जातियों की पार्टी है, लेकिन 2024 के अंदर जो स्थिति है उसमें क्षत्रिय जो वर्ग है वो बीजेपी से खासा नाराज़ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक तरीके से गुजरात लॉबी यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी और योगी के बीच में ठनी हुई है, मतलब एक शीत युद्ध की स्थिति है। और ये मैसेज खुले तौर पर सबको ये पता चल चुका है, हर कोई इस चीज़ को लेकर के अब खुले तौर पर बात कर रहा है कि अगर 2024 में मोदी जी जीतते हैं तो योगी जी का पत्ता साफ हो जाएगा। केजरीवाल साहब अभी जेल से छूट करके आए हैं, एक दिन भाषण के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2 महीना के अंदर अंदर ही योगी जी को ठिकाने लगा दिया जाएगा, योगी जी को निपटा दिया जाएगा। और यही डर जो देश के अंदर जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर भी है। और आपने ये चीज़ देखा है
कि गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कितने क्षत्रियों की महापंचायत हुई। लोटा में नमक डाल डाल के क्षत्रियों ने कसम खाई कि इस बार हमें बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर मोदी को वोट दिए, अगर मोदी आए तो समझ जाओ कि जोगी गए। तो जोगी को बचाने के लिए क्षत्रिय समाज भी इस बार मोदी जी को वोट नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरीके से, मतलब एक मेजर पोर्शन जो वहाँ पर वो इंडिया अलायंस के पक्ष में है, वो राहुल गांधी के पक्ष में है, वो जो किशोरीलाल शर्मा हैं उनके पक्ष में जाता हुआ दिखता है। और यहाँ पर भी विकास कार्यों के बाद यहाँ पर जो जातीय समीकरण है यहाँ पर भी स्मृति ईरानी पिछड़ती हुई नज़र आती है। एक तीसरा फैक्टर है लास्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन है, उसका वो भी काम करता है। और बहुत सारे ऐसे कई पत्रकारों का मैंने देखा है, ट्वीट देखा है या बाइट देखा है, उनका ये कहना है कि जो स्मृति ईरानी है उनके अंदर एक तरीके से कहिए कि गुरूर सा आ गया है ना, कि मैं इतनी बड़ी नेता हूँ, बीजेपी की एमपी हूँ, बीजेपी में बड़ा एक स्थान है मेरा, हमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, है ना, उस लेवल की मैं लीडर हूँ। तो वहाँ पर अमेठी के अंदर जो बीजेपी के लोग थे, जो पुराने लोग थे, उनको एक तरीके से उन्होंने दरकिनार कर दिया है और उनको वो तवज्जो या महत्व नहीं दे रही हैं, जिसके वजह से उनके अंदर एक नाराज़गी है। और उस चीज़ का फ़ायदा आपको किशोरीलाल शर्मा को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि किशोरीलाल शर्मा एक ऐसा व्यक्ति है, बेशक से मैं पहले भी चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि किशोरीलाल शर्मा को आप नेशनल मीडिया में कभी नहीं सुने होंगे, है ना, राष्ट्रीय मीडिया में कभी इनकी चर्चा नहीं हुई है, राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। रायबरेली अमेठी का पूरा चुनाव का जो प्रबंधन है वो यही देखते थे और इनके बारे में ये चीज़ कहा जाता है कि अमेठी की एक एक गली, एक एक चौराहे से ये वाकिफ़ है, वहाँ का एक एक व्यक्ति इनको जानता है। किशोरीलाल शर्मा को बड़े मधुर संबंध हैं सभी लोगों से और इस चीज़ का फ़ायदा उनको ज़मीन पर मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर है कि अमेठी के अंदर ये जो बेशक से लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पर लोकल चुनाव हो रहा है ना, क्योंकि जो किशोरीलाल शर्मा है वो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जहाँ पर कि जिनको कि वहाँ पर सभी लोग जानते हैं और इसीलिए उनको यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि यहाँ की जो लड़ाई है, अमेठी की जो लड़ाई है, वो मुद्दों की लड़ाई है ना। और मुद्दा क्या है? अभी बेरोज़गारी है, महंगाई है, संविधान है और इस चीज़ पर तो पूरी बीजेपी पार्टी, नरेंद्र मोदी खुद बैकफुट पर है, तो फिर स्मृति ईरानी कहाँ से आगे हो सकती हैं? समझ गए? तो ये सभी चीज़ों को अगर आप देख करके और इसको अगर समराइज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, यह पता चलेगा कि जो अमेठी लोकसभा के सीट है वहाँ से स्मृति ईरानी चुनाव हार सकती है और अगर स्मृति ईरानी चुनाव हारती हैं तो ये बीजेपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि किशोरीलाल शर्मा कोई बड़े नेता नहीं है, वो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, वो कोई बहुत ऐसी उनकी छवि नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर कि पूरे देश भर के लोग उनको जानते हों। स्मृति ईरानी को तो पूरे देश भर के लोग जानते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति से जो कि एक बहुत लोकल एरिया में सीमित है, जिसकी पहचान अमेठी रायबरेली के क्षेत्र में जिसकी पहचान सीमित है, उससे अगर इतनी बड़ी नेता बीजेपी की स्मृति ईरानी चुनाव हारती हैं तो इससे न सिर्फ स्मृति ईरानी का बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो प्रतिष्ठा है वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो धूल में मिल जाएगा। और यही चीज़, यही जो रणनीति है वो बनाई है राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने, और वहाँ से ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स मिली थी उसकी भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इनको पता था कि वहाँ के लोगों में स्मृति ईरानी को लेकर के नाराज़गी है, असंतोष है, वो स्मृति ईरानी को हराना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर स्मृति ईरानी को हराना ही है तो राहुल गांधी क्यों हराए, राहुल गांधी का एक सिपह सलार क्यों ना हरा दे स्मृति ईरानी को, ताकि ये लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रह जाएं। बहुत ही बुरा हाल होने वाला है स्मृति ईरानी का। एक तरीके से इनका जो राजनीतिक करियर है ना, जो कि
राहुल गांधी की वजह से लाइमलाइट में रहती थी, वो अब धूमिल होने वाला है और उसका पटाक्षेप करने वाले हैं राहुल गांधी नहीं, किशोरी लाल शर्मा। इंतज़ार कीजिए रिजल्ट का और देखिए कि उसके बाद क्या होता है। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और आप सभी लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, अपना कीमती समय निकाल करके, इसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।